नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। यह इंडिया न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम है अंदर की बात, और आज अंदर की बात इस कार्यक्रम में चर्चा इन दो तस्वीरों के आसपास। एक तरफ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरी तरफ संत कालीचरण। पिछले 2 दिनों से लगातार, बल्कि 2 दिन क्या आप कहें तो हरिद्वार में जब धर्म संसद हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुई, और लगातार ये विवाद का विषय बना हुआ है कि जब संत कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के अपशब्द कहे, एक तरीके से गालियों का इस्तेमाल किया, उसके बाद से ये बहस शुरू हो गई कि आखिर किसी को कैसे ये आज़ादी मिल सकती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई किसी को यूं ही कुछ भी कह देगा। इसके मायने क्या है? आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो इस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक को अपशब्द कह देती है? इस मानसिकता के पीछे आखिर चल क्या रहा है? आखिर इस देश में गांधी होने का मतलब क्या है? कोई यूं ही गांधी बन जाता है क्या? बहुत सारे सवाल जवाब हैं। इन तमाम सारे सवाल जवाबों को बहुत बारीकी से समझेंगे, उनकी गहराइयों को जानेंगे, और इन सारे जवाब देने के लिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत सर हैं। राणा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राणा सर, ये जो संत कालीचरण ने जो बात कही है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है? आप किसी से सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से राष्ट्रपिता के लिए इस तरीके के शब्दों का चयन, ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सी विचारधारा है? आदित्य, मुझे इस बात पर बड़ी हैरत है कि ये कालीचरण, इस आदमी को कौन जानता है इस देश में। थोड़े समय पहले सोशल मीडिया पर यह आदमी इसलिए जाना गया क्योंकि सुश्रोत का पाठ ये बहुत बढ़िया करता रहा। उस पाठ से और उस पाठ के जरिए सोशल मीडिया के माध्यम से देश के एक तबके में लोग इनको जानने लगे, और ये साहब उठ करके सीधे महात्मा गांधी के ऊपर सवाल करते हैं और ये कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने बहुत बड़ा काम किया। देश में एक मानस है जो इस तरह का खाद पानी लेकर के बैठा रहता है कि जैसे आप गांधी के खिलाफ गोडसे के पक्ष में जाते हैं, वैसे ही वहां वो खाद पानी देने लगता है। एक तो ये कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है कि इनके कह देने भर से क्या गांधी पर सवाल खड़ा हो जाता है, या फिर इस तरह की मानसिकता इस देश में लगातार तैयार होती चली गई और एक तबका बन गया है जो गांधी को खारिज करने और गांधी की सार्थकता को खत्म करके गोडसे जैसे लोगों को पूजने और गोडसे को सार्थक बनाने की तैयारी में है। ये बहस का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस देश को गांधी के बारे में जानना नहीं चाहिए? अगर आप गांधी के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर गांधी के खिलाफ कहने का हक आपको बनता ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक आदमी जो अफ्रीका से हिंदुस्तान आता है, गोखले साहब कहते हैं कि आप आइए हिंदुस्तान में, आज़ादी की लड़ाई आपके हाथों में जाए तो बेहतर है। तिलक साहब 1915 में उनका निधन हो जाता है, महात्मा गांधी की एंट्री होती है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और कांग्रेस में वो आते हैं। लेकिन आप देखिए कि 20-25 वर्षों के भीतर आइंस्टाइन जैसा बड़ा साइंटिस्ट, जो अपने दौर का सबसे मेधावी व्यक्ति था, वो कहता था कि ये दुनिया इस बात पर हैरत करेगी कि कभी कोई इस तरह का हाड़ मांस का आदमी था जिसमें इतनी ताकत थी, जो इतना महान था। आप फ्रांस के बहुत बड़े साहित्यकार हैं रोमियो रोला। रोमियो रोला एक डायरी लिखा करते थे और वो डायरी बाद में इंडा नाम से पब्लिश भी हुई थी। उसमें वो दुनिया के तमाम लोगों के बारे में लिखते थे और वो गांधी के बारे में लिखते थे। उन्होंने कहा कि गांधी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके अनुयायियों के भीतर स्वतंत्र विचार रखने की आज़ादी है। आप समझो कि गांधी को मानने वाले जितने भी लोग थे, उन लोगों में आपस में भले ही वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो गांधी को अपना नायक मान रहे थे। उस दौर में जब हिंदुस्तान सबसे प्रतिभावान लोगों से भरा हुआ था, जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर चप्पू, आचार्य कृपलानी, बेइंतहा लोग थे, इन लोगों की यह भीड़ जो थी, जो अपने आप में हर एक व्यक्ति जो था वो बड़ा सितारा था, बहुत काबिल और हर तरीके से लीडरशिप की तमाम शर्तों पर खरा उतरने वाला, लेकिन वो महात्मा गांधी को अपना नायक मानता था।
आखिर महात्मा गांधी में ऐसी कौन सी बात थी कि महात्मा को लोग महात्मा मानते थे? नेताजी की नेहरू से नहीं पड़ती थी, लेकिन नेताजी गांधी को मानते थे कि गांधी इस देश के सबसे बड़े नायक हैं। नेताजी ने उनको महात्मा कहा कि आप महात्मा हैं। गांधी ने अगर उनको नेताजी कहा तो नेताजी ने उनको महात्मा कहा। तो सवाल यह है कि जिस दौर में अलग अलग मत भिन्नताओं के साथ तमाम प्रतिभावान लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में शरीक थे, अंग्रेजी हुकूमत जिन लोगों से लगातार बात करती रहती थी, उसको ये पता था कि इन सब लोगों से बात करने के बाद भी आपको गांधी से बात करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि गांधी में देश के आम आदमी की आस्था है। आप ये समझो, गांधी सिर्फ उन नेताओं के नायक नहीं थे, गांधी हिंदुस्तान के जनमानस के नायक थे, इसलिए वो गांधी थे। कभी कोई आदमी इतना बड़ा होता है तो उस आदमी के अपने कहे और किए को भी देखना समझना पड़ना चाहिए, ताकि आप आकर के तय कर पाए कि गांधी ने इस देश के लिए क्या किया। अब ये काली चरण सफेद चरण टाइप लोग जो हैं, ये कुछ भी बोल दें और हम कहें कि नहीं यार इतिहास नए सिरे से लिखा जाना चाहिए, गांधी अप्रासंगिक थे, गांधी ने देश के साथ गद्दारी की, गांधी का जो नेतृत्व था वो भारत के लिए गलत था, तो सही क्या था? किसी कालखंड में जाकर के उस कालखंड विशेष में जो समय की सामाजिक राजनैतिक स्थितियां थीं और दुनिया में से इस तरह के हालात थे, उनके संदर्भ में जाकर के आप एक आदमी के पूरे व्यक्तित्व का, उसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए, तब समझ में आता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहां पर एक सवाल जरूर बनता है, चूंकि हर आप साल 6 महीने में देखिए तो ये मुद्दा उठ के खड़ा हो जाता है और गोडसे को पूजने वाले लोग फिर से सामने आ जाते हैं। लेकिन क्या हमको ये नहीं जानना चाहिए कि आखिर ये जो नाथूराम गोडसे हैं, किस परिवेश में आकर के इन्होंने गांधी के सीने में गोलियां उतारी? वो कौन सा वक्त था, वो कौन सा मौजू था, क्या परिस्थिति थी? क्योंकि नाथूराम गोडसे को जब झांकें और उसके इतिहास को खंगालें, वो कोई क्रिमिनल नहीं था, लेकिन उसने गांधी जी की हत्या क्यों की? वजह क्या थी? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इतने बड़े देश में नाथूराम गोडसे और उनके 3-4 मित्रों के जरिए जो हत्या हुई महात्मा गांधी की, उसको हम भारत के भीतर एक बड़ा प्रश्न माने, या भारत जैसे बड़े देश के बड़े तबके के भीतर एक संशय संदेह गांधी को लेकर के माने, इससे मैं सहमत कभी नहीं रहा। और 2-4 लोग, अगर मान लीजिए कि इंदिरा गांधी की हत्या 2 लोगों ने कर दी, तो मैं ये कहूं कि पूरे देश का मानस जो था वो ब्लू स्टार ऑपरेशन को लेकर के महात्मा इंदिरा गांधी को लेकर के सशंकित था और उनके प्रति उनका आक्रोश था, या मैं कहूं कि समूचे पंजाब के लोगों का आक्रोश था। तो आप किसी निर्णय पे आ जाएं कुछ एक लोगों के कर देने भर से, ये निर्णय जो है वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। इस बात पर आप जानना चाहिए कि 3 जून 1947 को जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की तारीख थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेता बैठे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आचार्य कृपलानी थे, जिन्ना थे, लियाकत खान थे। तो अब उस बैठक में जो चीजें तय हो रही थी, क्या महात्मा गांधी की सहमति थी? महात्मा गांधी की सहमति भारत के बंटवारे में नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। बार बार अपने कीर्तनों में और बार बार अपने धार्मिक आयोजनों में लोगों के बीच में जो खड़ा होते थे शाम को पूजा के समय, तो कहते थे कि मैं 1 इंच भी भारत का बंटवारा बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता हूं। गांधी के नहीं चाहने के बाद भी अगर लियाकत और जिन्ना या फिर नेहरू और पटेल सहमत हो गए विभाजन पर, यह भी हो सकता है कि सैकड़ों साल से एक देश बहुत गुलाम था और उसके भीतर आज़ादी की एक ललक दिख रही थी। आज़ादी चाहे जिस कीमत पर मिल रही है, इस देश को आज़ाद होना चाहिए, शायद यह भी एक कारण रहा होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि एक परिस्थिति विशेष में जाकर के उस कालखंड में उस समय की परिस्थितियों को सामने रख करके जब आप किसी व्यक्ति के निर्णय को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, तब आप सही फैसले पहुंचते हैं कि सही है गलत। मैं ये नहीं कहूँ कि सही होगा, मैं ये भी कह सकता हूं कि नेहरू, पटेल, आचार्य कृपलानी या कांग्रेस कमेटी ने जो बंटवारे का फैसला किया, वो फैसला गलत हो सकता है। यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग की और मुस्लिम लीग अड़ी रही। जिन्ना का भाषण सुनिए आप, आखिरी अंग्रेजी में दिया उन्होंने भाषण, और वो दहाड़ रहे थे। उनको लग रहा था कि पाकिस्तान पा करके भी वो कटा पिटा पाकिस्तान है, उसको स्वीकार करने के बाद भी स्वीकार नहीं करने के मानस में थे। तो जिन्ना और लियाकत का जो पाकिस्तान था और जो हिंदुस्तान था, वो सिर्फ उन्हीं लोगों का फैसला नहीं था, क्योंकि कांग्रेस कार्य समितियों का फैसला था। तमाम राज्यों में जो प्रदेश कमेटियां थीं, उन कमेटियों ने भी तो फैसला किया था। तो ये हिंदुस्तान का फैसला था बंटवारे का, उसमें गांधी कहाँ थे? और गांधी ने उसका विरोध किया। माउंटबेटन की मुलाकात जो है, आप 3 तारीख को, 4 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख की बैठक से पहले माउंटबेटन ने गांधी से मुलाकात की थी। उस दिन मंडे था, सोमवार था, गांधी उस समय मौन पर थे, बहुत लंबी बातचीत नहीं हो पाई।
लेकिन गांधी ने कहा कि मैंने मौन तोड़ने का फैसला दो ही आधार पर किया है, या तो मैं किसी बड़े फैसले पर किसी बड़े अधिकारी से बात कर पाऊं, या मैं किसी बीमार आदमी का इलाज करा पाऊं। इन दोनों स्थितियों में अगर मुझे बोलना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे मौन को ही मौन रखने आए हैं, आपकी मेरी मुलाकात फिर होगी। जब 3 तारीख को हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का फैसला हो गया तो माउंटबेटन फिर महात्मा गांधी से मिलते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा यह गलत हुआ, यह सरासर गलत है। माउंटबेटन क्यों डर रहे थे? माउंटबेटन इस बात से डर रहे थे कि महात्मा गांधी कहीं जा करके यह ना कहें कि कांग्रेस कार्य समिति और मुस्लिम लीग का जो फैसला है उससे मैं सहमत नहीं हूं, अब हिंदुस्तान के लोगों को तय करना पड़ेगा कि मेरे साथ हैं या इन लोगों के साथ हैं, तो स्थितियां विकट हो जाती। तो महात्मा गांधी के नायकत्व में हिंदुस्तान के आम आदमी का भरोसा था। वो कोई ऐसा नहीं है कि चलते फिरते से आदमी थे, एक आदमी जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ अगर समूचे हिंदुस्तान को एक सिरे में पिरोने का काम किया किसी ने तो महात्मा गांधी ने किया। आदमी ने अपने कपड़े उतारे, फेंके, कहा कि नहीं यह तो अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े हैं जो यहाँ आते हैं, हमारे पास जाते हैं, वहाँ कपड़े आते हैं, इन कपड़ों का बहिष्कार करो ताकि अंग्रेजों की वहाँ कारखाने उनके बंद हों, उनकी कमर टूटे। लोगों ने चरखा से अपने कपड़े बुनने, काटने और पहनने शुरू कर दिए, धोने सुखाने शुरू कर दिए। ये एक आदमी का संकल्प था। आप उस आदमी को खारिज कर सकते हैं सीधे सीधे? ये तो हो ही नहीं सकता है। आप देखिए दुनिया के तमाम देशों में नेल्सन मंडेला जैसा आदमी हो, या आप यहीं आप दलाई लामा, मार्टिन लूथर किंग, तो दुनिया में जिन लोगों ने बड़े बड़े आंदोलनों का नायकत्व किया है, इंसानियत के इतिहास को जब भी लिखा जाएगा तो उन लोगों का जिक्र हमेशा होगा कि दुनिया के इतिहास में मानवता और देश और मानवीय एकता को लेकर कि इंसान इंसान बराबर है, सबके साथ बराबर का बर्ताव होना चाहिए, इस तरह के सिद्धांत को लेकर के दुनिया में जितने भी लोग चले वो गांधी के आदर्शों पर चले। उन्होंने अपना नायक गांधी को माना, नहीं तो आइंस्टाइन, रोमियो रोला, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, ये सब लोग क्या छोटे लोग हैं? ये महानायक हैं। अगर इन लोगों ने भी गांधी को नायकत्व उसमें दिखता है, या नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप देखिए कि अभी हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने किसकी बात की? गांधी की बात की। और महात्मा गांधी दुनिया के तमाम हिस्सों में जाकर के कहते हैं कि मैं और महात्मा गांधी के देश का प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाला, मेरा देश महात्मा का देश। तो जो आदमी गांधी के आदर्शों को लेकर के चलता है, दुनिया के तमाम हिस्सों में जाकर के गांधी के बारे में चर्चा करता है, तो आप उस गांधी को एक सिरे से ऐसे लोगों कहने से, ऐसे मान लीजिए 1 लाख लोग भी कहते हैं उस देश में, 1 करोड़ लोग भी कहते हैं, 135 करोड़ के देश में 1 करोड़ लोग अगर कालीचरण हो जाते हैं तो क्या गांधी को खारिज कर देंगे? तो भी कोई फर्क। इतिहास को जाकर के समझना, टटोलना और उसकी व्याख्या करना। इतिहास सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, कुछ साक्ष्य नहीं है। उन तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर उसकी व्याख्या करने का अधिकार आपके पास है, लेकिन आप जाइए तो, पढ़िए तो, समझिए तो। अच्छा, यहां एक सवाल सोशल मीडिया पे लगातार उठ रहा है, और ये बात ही उठ रही है कि जैसे जो आपने कहा कि गांधी जी उस बातचीत से हो सकता है कि सहमत ना हो कि बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का हो, तो लोगों के जहन में ये सवाल है और ये सोशल मीडिया पे भी बड़ा रेज किया जा रहा है कि जब ये बंटवारा हुआ और गांधी जी हर उस बात के खिलाफ बैठ जाते थे जो बात उन्हें समझ नहीं आती थी या देश के खिलाफ होती थी, तो वो अनशन में बैठ जाते थे। आखिर इस स्टैंड के खिलाफ उन्होंने क्या किया? किसके खिलाफ? ये जो बंटवारा हुआ। देखिए, आपको ना ये देखना पड़ेगा कि माउंटबेटन और महात्मा गांधी की 4 जून 1947 की जो बातचीत है ना, उसको पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। माउंटबेटन ने कहा कि देखिए, आप तो चाहते थे ना कि आपके देश के बारे में फैसला आपके देश के लोग ही करें, तो तमाम कमेटियों से ही तो ये आया हुआ है, तमाम विधानसभाओं से आया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले के मुताबिक आपका देश रहे, तो क्या मैं आपके देश में अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं, यानी गोली चलवाऊं? तो जब माउंटबेटन ने ये कहा तो गांधी चुप रह गए। तो गांधी, आप समझिए कि गांधी इस देश के नायक थे, लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस के नेता और मुस्लिम लीग के नेता अपनी अपनी ज़मीन और अपने अपने मुल्क के लिए इस तरीके से लामबंद हो गए थे कि उसमें गांधी की सुनी नहीं जा रही थी। तो गांधी एक असहज और असहाय से स्थिति में थे, और वैसी स्थितियों को लेकर के गांधी को दोष देना बजाय कि उन लोगों को भी शामिल करना जिन लोगों ने कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेस के भीतर निर्णय किया या मुस्लिम लीग के भीतर निर्णय किया। मुस्लिम लीग के लोग कट्टर थे, जिन्ना चाहता नहीं था,
कि हिंदुस्तान एक रहे। लियाकत अली खान, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप मुस्लिम लीग के तमाम नेताओं को देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले इकबाल जब मुस्लिम लीग के नेता हो गए, वो उनके सिरमौर थे। उनका हिंदुस्तान से कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया, वो पाकिस्तान के लिए मरने खपने लगे। तो मानस बदल गया था। मुस्लिम लीग इस बात पर आमादा थी कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। आज़ादी चाहिए थी या फिर नहीं चाहिए थी, ये दोनों स्थितियां। तो आज़ादी चाहिए थी, और आज़ादी जब चाहिए थी तो माउंट बटन प्लान जो है, माउंट बटन प्लान कोई माउंट बटन का प्लान नहीं था। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के नेताओं के बहुमत और भारत और पाकिस्तान के बाकी रजवाड़ों और कमेटियों के बहुमत से ही हिंदुस्तान सबकी रजामंदी से हिंदुस्तान की वो किस्मत तय हुई थी, जिसके लिए आप उंगली गांधी पर उठाते हैं। यानी कि उस समय जो 32 करोड़ का हिंदुस्तान था वो तो अपाहिज था, वहां समझदार लोग ही नहीं थे। तो जब आप उंगली उठाने के लिए गांधी आ जाएं, जब हर सवाल के लिए गांधी कैसे हो सकते हैं? किसी को आप क्रेडिट देना चाहते हैं तो इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि वो समय था, और ऐसा नहीं हो पाएगा, गांधी थे। ये मानसिकता गलत। लेकिन एक सवाल यहां पर फिर उठता है कि जब ये बंटवारा हुआ तो मतलब हिंदुस्तान में एक बड़ा नरसंहार देखा है, और वहां लोग जो है काटे गए हैं, मारे गए हैं, ट्रेन में लद लद के लाशें आई हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? कोई तो ओनस उठाएगा इसका। नहीं तो देखिए, अब देश का बंटवारा और बंटवारे के दौरान जो लोगों की मौतें हुई या नरसंहार कहिए उसको, वो बड़ी त्रासदी है, और दुनिया के इतिहास की बड़ी त्रासदियों में से हिंदुस्तान के बंटवारे के दौरान जो कुछ भी हुआ वो गिना जाता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ क्या एक आदमी कसूरवार रहा? मैं आपसे पूछता हूं कि देश में अलग अलग सरकारों के भीतर बहुत सारे दंगे हुए होंगे, हालात बहुत बिगड़े हुए, लेकिन उन दंगों में और बिगड़े हालात में जो सरकारें थीं वो तो कसूरवार थीं, लेकिन उन दंगों के भीतर जिन लोगों ने अंदर खाने से खेल किया होगा, क्या वो कसूरवार नहीं है? यकीनी तौर पर। तो सवाल ये है कि जब देश का बंटवारा हुआ उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं का दोष है, लेकिन उस दौरान जो मानस तैयार किया गया, जो जहर बोया गया, और जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बांटा गया, बांट देना चाहिए था, बटा। उसी समय अगर ये तय हो जाता कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले जाएं और सारे हिंदू हिंदुस्तान में आ जाएं, इस तरह के धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, लेकिन ये शर्त नहीं थी। शर्त ये थी कि आपकी मर्जी है कि आप यहां रह सकते हैं तो रह सकें, अगर आप मुसलमान हैं पाकिस्तान जा सकते हैं, जाएं, अगर आपको यहां रहना है तो आप रह सकते हैं। तो वहां जिन हिंदुओं को रहना था वो रह गए, यहां जिन मुसलमानों को रहना था वो रह गए, अपनी अपनी जमीन के साथ सरहद बीच में आ गई, उसके बाद वो बंटवारा हो गया। अब सवाल ये है कि वही पाकिस्तान, वो तो मुसलमान ही देश था, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की जो फौज गई बांग्लादेश में तो उसने वहां उत्पीड़न किया, लाखों लाख लोग मारे गए, वहां से लोग भागने लगे। तो वहां तो मजहब एक ही था, एक ही तरह की कौम थी, लेकिन वहां अत्याचार होना शुरू हो गया। वो भी एक बहुत बड़ी त्रासदी है, युद्ध भी एक बड़ी घटना है, और बांग्लादेश का उदय भी है। तो अगर धर्म के आधार पर ही देश एक होना होता तो इन दोनों का धर्म एक था, लेकिन भाषा अलग थी। वो बांग्ला भाषी थे, वो उर्दू भाषी थे, तो वहाँ भाषा और उनकी जो संस्कृति होती है वो अलग थी। उनका खान पान, रहन सहन, बोल चाल वो थोड़ा अलग था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का अलग था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को समझते थे कि ये हमारे नौकर चाकर हैं, तो हम राज करेंगे और इन पर राज करेंगे। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की बात खलती थी। तो वो जो संग्राम हुआ, जिसको बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के नाम से आप जानते हैं, उस संग्राम में भारत की भूमिका थी। लेकिन भारत तो हिंदू राष्ट्र था एक तरह से, यहाँ तो बहुसंख्यक हिंदू हैं, लेकिन उसने बांग्लादेश की मदद की, और बांग्लादेश में एक मुस्लिम देश पैदा हुआ, मतलब मुस्लिम बहुसंख्यक देश पैदा हुआ। तो सवाल ये है कि देशों का बंटवारा जो है वो सत्ता और सत्ता की जो अपनी रणनीति होती है, उसकी जो साजिशें होती है, मैं कहूँगा उसकी भी बड़ी भूमिका होती है, और उसमें आम आदमी जो होता है वो पीसा जाता है। तो बंटवारे के लिए गुनाह तय करने से पहले इतिहास को ठीक से पढ़ना और घटनाओं को एक सिलसिलेवार तरीके से देखना, फिर आपको लगे कहाँ से क्या 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 पैदा होता चला गया और कैसे इतनी बड़ी त्रासदी हुई। देश के नाम पर एक बदनुमा दाग है वो त्रासदी। देश का बंटवारा हुआ, ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक घटना है, लेकिन जो कुछ भी आज़ादी के समय हो गया वो सब गांधी के चलते हो गया, जो नहीं हुआ वो भी गांधी के चलते हुआ। तो सब कुछ के
सब कुछ का दोष गांधी के सिर पे है। आप गांधी को पढ़िए तो, जानिए तो, समझिए तो हम तो ये तो नहीं मान सकते कि ये लोग, ऐसा नहीं है कि जब इतनी बड़ी बातें कहते हैं और धर्म संसद एक खुले मंच से कहते हैं, तो इसके पीछे कोई तो विचारधारा चल रही होगी, कोई तो बात चल रही होगी, कोई लॉजिक चल रहा होगा। मैं ये आपको क्या लगता है? आदित्य, मैं ये मानता हूं कि और ये कालीचरण कोई पहले संत नहीं है, इससे पहले कई राजनेता हैं, कई लोग हैं, हर 6 महीने में कोई एक नई बात वैचारिक मतभेद, मैं कहता हूं वैचारिक मतभेद होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी की हत्या के समर्थन में लोग खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि वैचारिक मतभेद है। लेकिन इस समर्थन में जो लोग आए गोडसे के, और वो फिर धीरे धीरे ऐसे फैला दिया जाए कि पूरे मुल्क में नासूर और जहर बन जाए, इतिहास की व्याख्या गलत होने लगे, और जो व्याख्याएं की जाएं वो गांधी को गलत ठहराने के लिए की जाएं, तो फिर ये तरीका गलत है। मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हैं। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे नेक और सबसे उदार धर्म है वो हिंदू है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जो बेहतरीन आदमी आपको मिलेगा, जो दूसरे के तकलीफ से तकलीफ में आएगा, दूसरे की मदद करना अपना धर्म मानेगा, जो अपने घर आए आदमी को भूखे नहीं लौटने देना चाहेगा, जो किसी भी राहगीर से पूछेगा कि पानी पी लेंगे क्या, ये हिंदू धर्म है, हमारी जीवन शैली है। इसने बताया कि उदारता क्या है, मानवता क्या है, परोपकार क्या है। पूरी दुनिया जो है वो कुटुंब है, घर है। तो इस तरह के धर्म के भीतर ऐसा कट्टरपंथ जब पैदा होता है तो वो धर्म के लिए खतरा होता है। मैं देखिए, एक दो स्थितियां होती हैं, एक धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना, और एक धर्म को अधार्मिक तरीके से या धर्मांधता के जरिए कट्टरपंथ बनाना। दोनों में अंतर है कि आप एक धर्म जो उदार है, साहसी है, पराक्रमी है, उसको उसके बूते, अपनी ताकत के बूते दुनिया में अपना लोहा मनवाना, और एक ये है कि आप इसके भीतर इस तरीके से मतलब ये जो तरीका है, व्याख्या करें इस तरीके की, इस तरह का जहर डाल दें कि ये खुद ही धर्मांध हो जाए, इसको समझ में नहीं आए कि हम सही में हैं क्या, हमको करना कैसा है, मेरा अपना चरित्र कैसा है, हमारा धर्म क्या है। और ऐसे लोग अधार्मिक होते हैं। धर्म का मतलब आप राम का धर्म देखिए, आप कृष्ण का धर्म देखिए। कृष्ण ने वध करवाए, लेकिन वो वध उन्होंने इसलिए कराया क्योंकि जो बहुसंख्यक है, देश की जो बड़ी आबादी है, वो एक ऐसी सत्ता के तहत आए जो सत्ता धर्मपरायण हो। वो युधिष्ठिर अर्जुन में धर्म देखते थे कि इनके राज सत्ता में आने के बाद से भारत का जो साम्राज्य होगा उसमें हर आदमी का कल्याण होगा। सरकार की जो नीतियां होंगी, जो राजा होगा वो धर्म अनुयायी होगा, वो धर्म के मुताबिक चलेगा, और धर्म जो होता है वो राजधर्म होता है। तो इसलिए वहां वध हुए। अगर 1-2 नहीं, लगभग 7 वध 8 वध हुए, और वो सारे वध जो थे वो धर्म के लिए कराए गए जी। राम को देखिए, वो बाली का वध है, शंभू का वध है, वैसे भीष्म पितामह का वध है। तो सवाल ये है कि वध धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए, लोगों के लिए, और उसका हत्या से कोई सरोकार नहीं होता है। हत्या जो है एक अपराधी करता है, उसका मानस आपराधिक होता है। उसको अगर आप हत्या को वध करते हैं तो आपका मानस अपने आप में बीमार है। आप गांधी को कितना जानते समझते हैं, पढ़ते लिखते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि दुनिया के तमाम जो बुद्धिजीवी थे और जो शीर्ष के नेता थे और जो होते रहे बाद के पीढ़ियों में, उन्होंने माना कि महात्मा जो थे वो इस दौर में नहीं, सदियों पहले और सदियों बाद भी कोई महानायक होगा तो महात्मा की तरह नहीं होगा, वो गांधी नहीं होगा। और हमारी बदकिस्मती ये है कि गांधी के देश में गांधी को खारिज करने और गांधी के हत्यारे को पुरस्कृत प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है कि वो हत्यारा नहीं था, वो तो देशभक्त था, उसने गांधी की हत्या नहीं की, गांधी का वध किया। इस तरह का मानस जब तैयार होने लगता है और फिर एक बहुसंख्यक इस तरह के मानस में आ जाता है तो फिर वो संक्रमण की स्थिति होती है और वो बहुत नाजुक स्थिति होती है किसी भी देश के लिए। धीरे धीरे आप पश्चिम की तरफ चले जाइए, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, इराक आ जाएगा। ये वैसी ही
मानसिकता मैं सिर्फ इशारा आप कर रहा हूं कि ये मानस ऐसे ही तैयार होता है, फिर बाद में जो पीढ़ियां आती हैं उनको लगता है कि नहीं, धर्म तो चीज जो है वो यही होता ही है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। तो वो धर्म के नाम पर तमाम तरह का धर्म करता चला जाता है। फिर बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन आप समझिए इसको कि ये एक खतरनाक संकेत। जी बिल्कुल, गांधी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गांधी एक विचार है, गांधी एक आस्था है, और आप किसी की आस्था के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते हो। सवाल ये है सर, एक अंतिम सवाल और आपसे समझना चाहूँगा कि जब लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चिल्लाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और कानून के दायरा कुछ ऐसे पेच है कि बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं वहाँ। आज कालीचरण जैसा शख्स ये कहता है कि मुझे फांसी हो जाए, लेकिन मैं तो नाथूराम गोडसे को साष्टांग प्रणाम और गांधी जी को तो वही अपशब्द। तो क्या वक्त आ गया है ऐसा कि कानून में बदलाव हो? और राष्ट्रपिता जैसे भी कानून है आपके देश में, जो आपके बोलने की स्वच्छंदता है और आपके बोलने की स्वतंत्रता है, इसके बीच में जो लकीर गुजरती है उसको हम कानून कहते हैं। उस लकीर के उस पार जाते हैं तो आप स्वच्छंद होते हैं और फिर गैर कानूनी काम करते हैं। मेरे पास बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। किसी भी राष्ट्र में एक सत्ता होती है जिसको राज्य आप कहते हैं। राज्य और राष्ट्र का अपना एक धर्म होता है, उसके भीतर जो लोग रहते हैं उनकी अपनी भावनाएं हैं, वो राज्य से चलते हैं और राष्ट्र से वो संतुलित रहते हैं, वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो जो राष्ट्र का गौरव है, जो राष्ट्र का अतीत है, उसका इतिहास है, वो लेकर के आज की पीढ़ी आगे चलती है, वो उसका गौरवगान करती है, वो उसकी कीर्ति पताका लेकर के चलती है। तो राष्ट्र जो है वो हमारी मर्यादा का परचम है, राज्य जो है वो हमारी सत्ता है, जिसका काम है कि हमारे समाज को, हमारी सीमा को सुरक्षित रखना और उसकी बेहतरी के लिए लगातार काम करते रहना। और ये दोनों स्थितियां कानून के जरिए चलती हैं। अगर कानून आप हटा देते हैं तो फिर ये अराजक स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसमें दोनों का संकट खड़ा होता है, राज्य का भी और राष्ट्र का भी। तो ऐसे लोगों ने तो वैसे भी जो कानून बना हुआ है उसमें बोलने की आज़ादी का जो अधिकार आपके पास है उसका हनन किया है। वो वैसे ही है जैसे कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे लोगों को जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने के खिलाफ, जो राष्ट्र के खिलाफ बोलता है, जो राष्ट्र धर्म के खिलाफ जाता है, जो राष्ट्र का अपमान करता है, आप उसमें बोलने की आज़ादी की गुंजाइश मत ढूंढिए, वो गलत है, टांगिए, वो गैर कानूनी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जब इन्होंने कहा उसके बाद इनका फिर एक वीडियो भी आ गया, कल फिर ये कोई एक नई नौटंकी खड़ी बोलता हूं कि विचार के आधार पर अगर आप बहुत साफ नहीं हैं तो आप देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए भी संकट पैदा करते हैं। विचार समाज के हर आदमी का साफ होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। इस देश में कानून चलता है, कानून जो है उसका पालन करना हमारा धर्म है नागरिक होने के नाते। अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हम ना तो नागरिक हैं ना अपना धर्म अपनाते हैं, तो मेरे साथ सुलूक नागरिक क्यों होगा? मेरे साथ अपराधी का सुलूक होगा। अगर आप मेरे देश के खिलाफ, मेरे राष्ट्र के खिलाफ, मेरे समाज के खिलाफ साजिश करते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं, आपके खिलाफ राष्ट्र विरोधी कानून लागू होगा यकीनी तौर। तो वैसे ही बोलने की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी की सीमा जब लांघते हैं आप तो फिर आपके खिलाफ कानून चलेगा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानून चलना चाहिए। मैं किसी धर्म के पक्ष में, किसी मजहब, किसी समाज, पंथ, संप्रदाय के पक्ष में नहीं हूं। मैं हिंदुस्तान के पक्ष में हूं, हिंदुस्तान के नागरिक के पक्ष में बोलता हूं। और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी इस देश के महानायक थे। महात्मा को जिन्होंने पढ़ा है, महात्मा गांधी के बारे में लिखे गए को पढ़ा है, उनको कम से कम इस निर्णय पर आने पर मैंने तनिक भी देरी नहीं रहेगी कि महात्मा गांधी महानायक थे और दुनिया ने अगर उनको महानायक माना है तो उनमें वो सारी बातें थी और उन तमाम शर्तों पर खरा उतरते थे जो अद्भुत महानायक होने के लिए बहुत जरूरी है। यह हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है कि महात्मा गांधी जैसे लोग इस पुण्य धरती पर 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट हुए थे। ठीक है, नहीं मिलने की बात अलग है, उस पर आपका जो बहस है वो उस पर नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी को लेकर के उस समय दुनिया के तमाम नेताओं की आप राय सुनिए और पढ़िए उनको, फिर लगता है कि कोई भी आदमी, उस समय सूचना क्रांति थी नहीं जी। उस समय तो लोग बहुत महीनों पर अखबार पहुंचते थे, महीनों पर चिट्ठियां पहुंचती थी जी। उस दौर में दुनिया के तमाम हिस्सों में महात्मा गांधी को लोग जानते थे, पूछते थे, मानते थे। आज भी छोटे छोटे आइलैंड्स में आप जाइएगा, छोटे छोटे देश हैं, उनके चौराहों पर महात्मा गांधी की मूर्ति मिलती है। अगर आपको कोई नहीं पहचानता है तो कहेंगे कि आप उनके वो जो मूर्ति लगी हुई है ना उनके देश के हैं, तो आपको तुरंत सम्मान मिलता है। आप उस महात्मा को अपने खारिज करना चाहते हैं। दरअसल आप अपने पूरे वजूद को, अपनी पहचान को ध्वस्त करना चाहते हैं। बामियान में बुद्ध की मूर्ति जैसे तालिबान ने तोड़ दी थी ना, दरअसल आप गांधी की उस इमेज को तोड़ना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन यह मानसिकता जो है वो गलत है यकीनी तौर पर।
और ऐसे लोग जो महात्मा गांधी को खारिज करते हैं, हमारा इस डिस्कशन को सुनने और समझने के बाद यकीनी तौर पर जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उन्हें भी गांधी जी को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तब उन्हें समझ में आएगा कि आखिर गांधी के होने का मतलब क्या है। वो गांधी जिन्हें पूरी दुनिया पूछती है, पूरी दुनिया मानती है, और उन्हें हमारे ही मुल्क में ऐसे चंद लोग खारिज करने की कोशिश करते हैं, तो खारिज तो ये लोग खुद हो जाएंगे। ये एक जहर भरी विचारधारा है जिसे ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, इस शानदार विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय क्या रखते हैं इस पर आप कमेंट जरूर दीजिएगा, और आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।